गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 130 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। एक्चुअली अभी जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन सारे क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, इससे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जेईई मेन के, नीट के सारे एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद ही इन सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, क्योंकि बैच में अभी वांट ऑफ फैक्टर का पढ़ाई हुआ नहीं था। लेकिन आज से मैंने सारे बैच में वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया, तो पुनः आप लोगों को वांट ऑफ फैक्टर से संबंधित बातों को लेकर आ रहा हूँ। इसमें देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखा जाए, यह क्वेश्चन आखिर क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस में 0.1 m, ये मोलरिटी दिया है, कैपिटल M मतलब मोलरिटी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन किसे जलीय विलयन में विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? सबसे कम। लोएस्ट मतलब घट जाना यानी कमी होना। कमी होने का मतलब डिप्रेशन की बात कर रहा है, डिप्रेशन, कम हो जाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित बातें हैं, तो आपको याद होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद है? हमारे टॉपिक का नाम था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है क्या? वैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में डाले गए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता था ना। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे। और हमारे पास ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या 4 होती है। हमारे पास टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था RLVP, याद होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हमारा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। RLVP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित बातें। तो फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या जानते हैं? फार्मूला डेल्टा TF बराबर I गुना KF गुना M, मोलारिटी। खैर, ये मोलारिटी दिया है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलारिटी और मोलारिटी तो बराबर ही होते हैं, उससे में ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होगा। देखिए, तो डेल्टा TF के ठीक सामने है I, डेल्टा TF के ठीक सामने I है। तो आप ही बताओ, तो डेल्टा TF मतलब I के साथ सीधा संबंध रखता है, मतलब आमने सामने में सीधा संबंध होता है, उल्टा नहीं, सीधा संबंध है। इसका मतलब क्या निकला कि जिसका I का मान ज़्यादा होगा उसी का डेल्टा TF ज़्यादा होगा, और जिसका I का मान कम होगा उसका डेल्टा TF कम होगा। अब बताइए, डेल्टा TF का नाम क्या है? डेल्टा TF का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, या बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में घटोतरी। और I का नाम याद होगा ना, वांट ऑफ फैक्टर। जिसका I ज़्यादा उसका डेल्टा TF ज़्यादा, जिसका I कम उसका डेल्टा TF कम। डेल्टा TF का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिसका I ज़्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिसमें डिप्रेशन होगा ज़्यादा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। डिप्रेशन का मतलब कम हो जाना, तो बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? लोएस्ट। लो, लोअर, लोएस्ट होता है ना, जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, उसी प्रकार से लो, लोअर, लोएस्ट। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF अगर ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन ज़्यादा होगा। डिप्रेशन का मतलब कमी ज़्यादा होगा, और कमी ज़्यादा होगा तो सबसे छोटे मान पे आ जाएगा, तो इसलिए लोएस्ट की बात कर रहा है। तो I जिसका ज़्यादा उसका डेल्टा TF ज़्यादा, डेल्टा TF ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगा ज़्यादा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम हो जाए। अब ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। देखिए, ये चीज़ आप जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट यहाँ दिया ना,
तो बताइए हम ए ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, देखिए या देखिए पोटेशियम सल्फेट है ए ऑप्शन, आप जानते हैं K2SO4, बताइए K2SO4। बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। सी ऑप्शन है यूरिया, और सी को मैंने यूरिया ही लिखा, और डी लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज लिख दिया। बताइए आपको याद होगा ना कि यूरिया हो, ग्लूकोज हो या चीनी हो, यूरिया, ग्लूकोज और चीनी, इन सभी का वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना होता है? 1 के बराबर। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं। Na पे कितना चार्ज? +1। हलीना खानदान का है, हलीना करे रब से फरियाद, इनके चार्ज +1 थे, याद होगा आपको। तो सोडियम पे चार्ज +1, और फिर कल बाहर आई एंटी, तो क्लोरीन पे कितना होगा? -1। और बोले थे ना इसका जूता इस पे मारो और इसका जूता इस पे मारो, तो बोलिए सोडियम पे लगेगा एक जूता और क्लोरीन पे भी लगेगा एक जूता, यानी आ जाएगा सोडियम का संख्या कितना? 1, और क्लोरीन का भी संख्या कितना? क्लोरीन का संख्या भी कितना हो जाएगा? 1। तो बोलिए इसका मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था वांट ऑफ फैक्टर निकालना। अब जैसे देखिए पोटेशियम सल्फेट है, तो दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, पोटेशियम, हलीना करे, करे का कितना? +1। हलीना खानदान का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे भी आपको पता है +1 होता है, और सल्फेट है तो आप जानते हैं कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो बताइए दो जूता ये यहाँ मारेगा और एक जूता यहाँ मारेगा, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। तो बोलिए कि पोटेशियम की संख्या कितना आ जाएगा? पोटेशियम की संख्या कितना आ जाएगा? 2। तो पोटेशियम आ गया 2, और SO4 की संख्या कितना? 1। तो SO4 की संख्या हो गया 1, तो 2 1 कितना हो गया? 3। तो K2SO4 को ऐसे लिखेंगे, ये आपका K2, और फिर से ये रहा आपका SO4 का 1, इसका वांट ऑफ फैक्टर आई लीजिएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर का मान 3 हो गया ये। तो बोलिए जिसका आई का मान ज़्यादा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा ज़्यादा, डिप्रेशन का मतलब कमी होगा ज़्यादा, और जब कमी ज़्यादा होगा ना तो उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लोएस्ट, सबसे कम। तो कौन सा आंसर है? K2SO4, क्योंकि आई का मान इसी का ज़्यादा। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ए होगा आंसर, पोटेशियम सल्फेट। मेरे विचार से आप बातें समझ गए होंगे, पोटेशियम सल्फेट इसके आंसर होंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बता रहा है आपको, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन, किसी शरबत में फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है, द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कौन होता है? देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमना। जब किसी पानी में चीनी को घुला देते हो, तो घुलाने के बाद जब उसे फ्रीज में डालोगे ना तो वह जमेगा, लेकिन जमता चीनी नहीं है, जमता है पानी। देखिए होता क्या है कि ये मान लीजिए मेरा बर्तन है, इसमें पानी भरे हुए हैं, पानी के कणों के बीच में गैप होते हैं, और चीनी जैसे ही ऊपर से डालते हो, ये रहा पानी, और ऊपर से हमने क्या डाला? चीनी डाला। तो पानी के कणों के बीच में जो गैप है, उस गैप में कौन फंस जाते हैं? चीनी फंस जाते हैं। उसके बाद जैसे ही देखिए पूरे हैं पानी, और उस बीच में जो छोटा छोटा खाली जगह होगा, उस छिद्र में चीनी हमारा ट्रैप हो गया है, चीनी हमारा जमा हो गया। अब जैसे ही आप इसे ठंडा कीजिएगा, तो ठंडा करने के दौरान पानी के कण जुड़ेंगे और उसी बीच में चीनी फंसे हुए रहेंगे। तो वही पानी से क्या बनने लगेगा? पानी जो लिक्विड स्टेट में है उससे क्या बनने लगेगा? बर्फ, आइस बनने लगेगा।
तो पानी लिक्विड है और वही लिक्विड फिर से क्या बनने लगा, सॉलिड, और ये सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ बैलेंस होने लगेगा। तो जैसे ही जमेगा तो जमता कौन है, सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट इसी के बीच में इक्विलिब्रियम फेज आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा जमने के दौरान। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट जो कि शरबत का हिस्सा है और सॉलिड सॉल्वेंट जो कि जमने के बाद, पानी के जमने के बाद जो बर्फ़ बनने लगा है वो हमारा सॉलिड सॉल्वेंट बनता है। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आने लगता है। यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये आंसर सही होगा कि इक्विलिब्रियम में कौन होता है, डीप फ्रीजिंग के दौरान कोई शरबत को आप ठंडा कर रहे हैं और ठंडा के दौरान वो शरबत जमेगा, तो जमने के दौरान किसके बीच में बैलेंस बनता है, तो लिक्विड स्टेट में जो पानी होते हैं और जब वो जमते हैं तो जो बर्फ़ बनता है सॉलिड, तो वही पानी द्रव की अवस्था में और वही पानी ठोस की अवस्था में सॉलिड स्टेट में, इन्हीं दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। यही दोनों बैलेंस बना के रखते हैं। तो वही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा लिक्विड सॉल्वेंट यानी द्रव जो पानी के रूप में है, और वो सॉलिड सॉल्वेंट यानी वो जो बर्फ़ का टुकड़ा बना है पानी को जमने से, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा। ये 133 नंबर क्वेश्चन ऐसे आ गए। 134 को थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन आपके समझने वाले क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, इसको देखिए। बोल रहा है इफ द फॉलोइंग 4 केमिकल आर सोल्ड एट सेम रेट। ये 4 केमिकल आपको दिए गए हैं, ये चारों केमिकल को बराबर दामों पे सेल किया जाए, बेचा जाए, बराबर दामों पे बेचा गया। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तब इनमें से कौन मस्ट बी यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट, बनाने के लिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन फॉर कार रेडिएटर। क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में जैसे कार का रेडिएटर होता है, तो कार का जो रेडिएटर है उस रेडिएटर में वाटर डाले जाते हैं। आप देखे होंगे जनरेटर वगैरह गांव में जो रखे जाते हैं, हालांकि आजकल तो अब स्टाइलिश आने लगा है, लेकिन फिर से पुराने ज़माने वाले जनरेटर अगर आप देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि वो बाल्टा भर के उसमें पानी डालता होगा, मोटर में पानी डालते रहता है। एग्जैक्टली कार में भी ऐसे ही पानी की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर रात के समय में तो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, तो रेडिएटर में जो पानी डाला गया है ना, वो पानी जम जाएगा, और जम जाएगा तो सुबह में जो गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि रेडिएटर में पानी जो था वो पानी नहीं, वो जम गया, और जमने के बाद वो बर्फ़ बन गया, तो एग्जैक्टली गाड़ी अब स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वो जमे नहीं, उसे नहीं जमने के लिए ऊपर से कुछ केमिकल डाले जाएंगे, जिसका नाम होगा एंटी फ्रीजिंग मटेरियल, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, जो क्या करेगा, तो रेडिएटर के पानी को जमने नहीं देगा, ताकि ठंडे प्रदेशों में गाड़ी अगर घर के बाहर भी रहते हैं तो गाड़ी के ऊपर में बहुत सारा कुहासा आ जाएगा, बहुत सारा पानी के अंश आएंगे, जिसके कारण उस पर पत्थर जम जाएगा, लेकिन फिर भी रेडिएटर का पानी जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पानी के साथ उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाल दिया गया है, एंटी फ्रीज केमिकल डाल दिया गया है, जो केमिकल क्या करता है, पानी को जमने ही नहीं देता है। वो बहुत जब कम तापमान हो जाएगा ना, तब जाके जमेगा, और उसे जमने के लिए इतना कम टेम्परेचर चाहिए जितना कम टेम्परेचर वातावरण का वहाँ का पहुँच ही नहीं पाता है। अब बोलिए, हम जानते हैं कि इस केमिकल को जमने के लिए चाहिए -50 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ के वातावरण का टेम्परेचर बहुत सपोज -5 हो पाता है, -50 पे पहुँच ही नहीं पाता है, तो वो केमिकल तो हमारे पानी को नहीं जमने देगा ना, तो रेडिएटर आराम से सही रहेगा, गाड़ी जब भी चाहेंगे स्टार्ट करके आगे भाग सकते हैं। तो बोल रहा है कि अगर सबको सेम रेट से बेचा जाए तो एंटी फ्रीजिंग के रूप में किसका इस्तेमाल करना हमें ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप ही देखिए, इन सब में अगर बात कीजिएगा तो एक चीज़ आप गौर से देखिए, देखिए कार्बन है मास नंबर 12,
हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 12, 1, 16, 1। देखिए सबका मास नंबर मैंने लिख दिया, उससे फ़ायदा क्या हो, 12 का 12, 1 तिया 3, तो हो जाएगा 12 + 3, 16 का 16 + 1। इसका मास नंबर अगर निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, तो 12 दूना 24, 24 + 5 प्लस 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 24 + 4 प्लस 16 और 1 17, 17 दूना 34, ऐसे आ जाएगा। इसमें देखिए 12 तिया 36, अब प्लस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस 16 1 17 तिया 51। अब देखिए मोलर मास सबसे कम है इसका, लो मोलर मास, लो मोलर मास। आप जोड़ के देख लीजिए, सबको जोड़िएगा ना, तो जोड़ने के बाद सबसे कम वैल्यू इसी का आएगा। कैसे, 12 3 15, 15 15 30, 2 32, इसका 32 आ रहा है, इसका 24 25, 10 40, 5 45, 1 46 आ रहा है, यानी सबसे कम मोलर मास इसी का है, ये तो समझ गए। और सबसे ज़्यादा मोलर मास जोड़ने पे इसी का आएगा, डी का आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन आखिर क्या हमसे उम्मीद लगा के रखा है वो थोड़ा देखिएगा। बोलिए एंटी फ्रीजिंग के रूप में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाम सबका बराबर है, तो आप जानते हैं ना, डेल्टा TF बराबर KF गुना M। M क्या होता है, मोलालिटी, मोलालिटी होता है। तो बोलिए क्या लिखेंगे, डेल्टा TF बराबर KF गुना मोलालिटी। निकालने के लिए क्या होगा, सॉल्यूट के मोल को ऊपर और सॉल्वेंट के मास को नीचे, वो भी केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। बताइए डेल्टा TF का मोल के साथ सीधा संबंध है ना, डेल्टा TF ऊपर है, मोल भी ऊपर है, तो आमने और सामने क्या होता है, सीधा संबंध। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा TF मोल के साथ सीधा संबंध रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। बताइए मोल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोल के जगह पे लिखेंगे मास, और बट्टा में क्या लिख देंगे, तो मोलर मास, मास बट्टा मोलर मास। अब बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तब होगा ज़्यादा जब मोलर मास होगा कम, कम मोलर मास कम तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। मतलब जिसका मोलर मास जितना कम होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को उतना कम करता है। मोलर मास का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ उल्टा संबंध है, जिसका मोलर मास जितना कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा। डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे जाकर के वो जमना शुरू होगा। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में ऐसा केमिकल आए जिससे कि आसानी से पानी जमने ही नहीं दे, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा। तो बोलिए फ्रीजिंग पॉइंट का मोलर मास के साथ उल्टा संबंध है, जिसका मोलर मास कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, डिप्रेशन उतना ज़्यादा। तो उतने कम टेम्परेचर पे जाके वो जमेंगे, तो उतना कम टेम्परेचर वातावरण का पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आसानी से कार का पानी जमेगा नहीं, तो हमारा कार कभी भी रात को स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब जिसका मोलर मास कम है वो हमारे लिए कार का आंसर है। जिसका मोलर मास कम उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर होंगे तब जाके जमेंगे, ऐसे नहीं जम पाएंगे। तो ये 134 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली सोचने वाले क्वेश्चन है, इसको देख करके आराम से डिस्कस कर सकते हैं। 134 135 में आ जाइए। तो 135 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए बोल रहा है 0.6% एक्वस सॉल्यूशन, कोई जलीय विलयन है 0.6% किसका, यूरिया का, इज आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक है किसके साथ,
तो बोले आइसोटोनिक किसके साथ होगा, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे सबसे पहला बात। एक चीज़ आप देखिए, ये ग्लूकोज है, तो आप तो जानते हैं कि ग्लूकोज का आई का मान कितना होता है 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ग्लूकोज है, इसका भी आई का मान कितना होता है 1। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, तो Na और Cl, तो आई का मान 1 और 1 कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा 2। जान रहे ना, जैसे सिखाया था आई का मान निकालना वैसे निकाल रहे, आई का मान हो जाएगा 2, आई बराबर हो जाएगा 2। पोटेशियम सल्फेट, इसका आई बराबर K2 और SO4 का होल 1, 2 1 3, तो आई का मान इसका हो जाएगा 3। अब देखिए लाइन, क्वेश्चन यहां पूछ रहे हैं ना कि आइसोटोनिक इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बराबर होना चाहिए। आइसोटोनिक में होता ना, तो पाई बराबर क्या जानते हैं, ICRT। बोलिए पूरे सवाल में टेम्परेचर कहीं पे जिक्र नहीं है, तो जब टेम्परेचर जिक्र ही नहीं है इसका मतलब टेम्परेचर सबके लिए बराबर होगा। टेम्परेचर हट गया। आर तो जानते हैं, आर मेरा यार, हर सॉल्यूशन के लिए आर का वैल्यू तो वही 0.0821, इसका मतलब आर भी हमारे लिए बराबर है। बोलिए आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कब बराबर होगा, तो आई का मान तब बराबर होगा जब IC का मान बराबर होगा। IC का मतलब वांट ऑफ फैक्टर और C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो वांट ऑफ फैक्टर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को गुना करके अगर आ जाता है बराबर, इसका मतलब वो आइसोटोनिक हो जाएगा। चलिए I और C को गुना करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, बोलिए 0.6% एक्वस सॉल्यूशन है। 0.6% का मतलब ये बताना चाह रहा है कि 100 ml में 0.6 ग्राम, 100 ml एक्वस सॉल्यूशन है, शरबत है 0.6% यूरिया का, इसका मतलब 100 ml के शरबत में 0.6 ग्राम यूरिया होगा। तो चलिए एक बार इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, पहले वाले का सवाल का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो 100 ml है, ये हो गया आपका वॉल्यूम, और मास कितना दिया है, मास दिया है 0.6 ग्राम। 0.6% का मतलब 100 ml के शरबत में 0.6 ग्राम यूरिया है। यूरिया का फार्मूला जानते हैं क्या, यूरिया का फार्मूला, तो पहले मैं एक बार यूरिया का मोलर मास निकाल लूँ, NH2CO NH2। आप जानते हैं नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 14 को 1 से गुना कीजिएगा तो 14, प्लस 1 दूनी 2, प्लस 12 को 1 से गुना कीजिएगा तो 12, प्लस 16 को 1 से गुना कीजिएगा, ऊपर नीचे गुना कीजिए तो 16, प्लस 14 को 1 से गुना कीजिएगा तो 14, प्लस 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2, जोड़ जार के आ जाएगा 60। बोलिए मास पता है, मोलर मास पता है, तो क्या मोल निकल सकता है, इसका मोल आ जाएगा, मोल बराबर क्या होगा बोलो, मास बट्टा मोलर मास। तो मास है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम बट्टा मोलर मास है 60, तो ये कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, हो गया। और वॉल्यूम बताइए लीटर में कितना होगा, 1000 से भागा दो तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। अब बताइए वॉल्यूम पता है, मोल पता है, तो क्या लग रहा है आपको, मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो बता दो लाइन। मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, तो 0.01 मोल है, 0.01। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, तो ये आ जाएगा 0.1। दशमलव उड़ा देंगे तो ये एक 0 जाएगा, और यहाँ का दशमलव उड़ाइएगा तो 2 0 जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तो 1/10 आएगा, तो आ जाएगा 0.1। बोले कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इस वाले सवाल का आ गया है 35 नंबर सवाल का, कॉन्सेंट्रेशन का मान कितना आ गया है 0.1। तो बोलिए, और यूरिया है तो यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है, यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर तो 1 ही होता है। तो बोलिए हमने क्या निकाला था, पाई बराबर IC, ये यूरिया है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर का मान होगा 1, तो आप जानते हैं पाई बराबर IC, तो I का मान है 1 और C का मान है 0.1, तो 0.1 को 1 से गुणा करेंगे तो 0.1 ही होगा।
अब आगे देखिए तो इसका 0.1 आई, कंसंट्रेशन 0.1 और आई का मान 1, तो 0.1 को 1 से गुना कीजिएगा तो पाई बराबर आई सी, पाई बराबर आई सी, तो यहाँ से 0.1 को 1 से गुना कीजिएगा तो इसका भी पाई का मान 0.1 ही आएगा। इसका मतलब आपका सही आंसर पहला ही है, बी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0.1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 0.3 हो जाएगा, 0.1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0.2 हो जाएगा, जबकि पाई का मान होना चाहिए आई गुना सी, आई का मान 1 और 0.1 तो गुना हो गया 0.1 ही रहेगा। यानी आपका आंसर कौन सा? 135 नंबर सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करेंगे। पहले 0.6% बोला, इसका मतलब 100 ml में 0.6 ग्राम, ये कर लिया। 100 ml का मतलब 1000 से भागा देंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। अच्छा, यूरिया बता रहा है तो मोलर मास निकाल लिया 60, तो मोल निकालने के लिए मास में मोलर मास से भागा दिया, तो मास है इसका 0.6 और मोलर मास है 60, तो इस तरह से इसका मोल आ जाएगा 0.01। अब मोल आ गया, वॉल्यूम पता है तो मोलरिटी निकालने के लिए मोल बटा वॉल्यूम 0.01 मोल है और बटा वॉल्यूम है 0.1, दशमलव बुरा करके देखा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी आ गया 0.1। अब 0.1 मोलरिटी इसका भी है, 0.1 मोलरिटी इसका भी है, तो पाई बराबर आई सी तो जानते हैं, आई का मान ग्लूकोज के लिए यूरिया के लिए 1 होता है और सी का मान 0.1 है, तो 0.1 को 1 से गुना करेंगे तो 0.1 ही होगा। बाकी किसी में वो आई को सी से गुना करते हैं तो नहीं आता है डाटा, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? 135 नंबर। 130 नंबर 136 देखिए। बोलिए तो परिभाषा का क्वेश्चन है, ये तो आपको आ जाना चाहिए समझ में। बोलिए, बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कॉपी में लाइन लिखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बोलिए, आप जानते हैं पाई बराबर CRT। मान लीजिए पहला कोई सॉल्यूशन है तो पाई बराबर C1RT1, R तो हर सॉल्यूशन के लिए बराबर होगा। ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो पाई 2 बराबर क्या होगा? C2RT2। अब बोलिए, सवाल में खुद ही बोल रहा है कि आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा? आइसोटोनिक का मतलब होगा क्या? तो पहले शरबत का ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरे शरबत का ऑस्मोटिक प्रेशर ये बराबर होगा, तो पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा। तो पाई 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? C1RT1, तो पाई 1 के जगह पे लिख देंगे C1RT1 बराबर पाई 2। बोले पाई 2 के जगह पे क्या? C2RT2, तो लिख दिया C2RT2। बोलिए आर कट जाएगा तो आ गया क्या चीज़? C1T1 बराबर C2T2। आगे लिखते हैं इफ़ टेम्परेचर इज सेम, यदि टेम्परेचर बराबर हो, इफ़ टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर यदि बराबर हो इसका मतलब क्या हुआ? T1 बराबर T2 होगा। तो आप ही बता दो, C1T1 बराबर C2T2। टेम्परेचर बराबर है तो T1 और T2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? C1 बराबर क्या होगा? C2। अब आप ही बताइए, अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर बराबर होने पे कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर हो जाता है। तो बोलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए, सेम किया जाए, तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये सवाल तो यहाँ से आ गया है 136 नंबर। अब देखिए 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ -1 होगा। अभी देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इतना ATM। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान दिया इतना ATM। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है? पाई। पाई का मान दिया हुआ है 0.821 ATM एट 300 केल्विन। केल्विन मतलब क्या दिया है? टेम्परेचर 300 केल्विन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब मोलरिटी पूछता है, मोलरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है क्या होगा। अब आप ही बता दो ना, क्या जानते हो? आप जानते हो
आप जानते हैं पाई बराबर CRT, यही जानते हैं ना। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, C निकालना है तो RT इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा पाई बट्टा RT बराबर क्या C, ऐसा बन जाएगा। तो C बराबर क्या होगा पाई बट्टा RT, तो यहाँ पे लिख दिया C बराबर पाई और बट्टा में क्या RT। बोलिए पाई का मान कितना दिया है, तो दिया है 0.821 और बट्टा R का मान जानते हैं 0.0821। अगुना टेम्परेचर मानते हैं, टेम्परेचर है 300 केल्विन, 300 दे दिया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल दशमलव रहेगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इस पे 1 पे 3 जीरो नीचे में डाल दीजिए। यहाँ दशमलव उड़ाना चाहते हैं 1 2 3 4, तो 1 पे 4 जीरो डाल देंगे। तो बोलिए 3 0 3 0 1 0 1 0, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/30 यानी 0.03 आ जाएगा। इसको अगर दशमलव को हम 1 अंक इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.3 गुना 10 का पावर -1 बन जाएगा। 0.3 गुना 10 का पावर -1 यानी C आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सारे सवाल एग्जैक्टली क्या है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप जानते हैं पाई बराबर CRT, उसी पे बेस्ड है। चलेगा, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 138 नंबर, 138 नंबर सवाल पे चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। 138, अब देख लीजिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 138 देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा गौर से देखो। बोल रहा है ए सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 ATM एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, पाई का मान 0.0821, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, टी का मान दे दिया 300 केल्विन। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो बोलिए ना फार्मूला डायरेक्ट लगा दो ना। अच्छा आर का मान तो आप जानते होंगे, मेरे विचार से आर का मान तो आना चाहिए। आर का मान तो सबको आता रहता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होता है। तो बोलिए फार्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT। C निकालना है तो RT बराबर किधर आ जाएगा, तो बन जाएगा पाई और बट्टा में क्या RT बराबर क्या होगा C। C बराबर होगा पाई बट्टा RT, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C बराबर पाई और बट्टा में हो जाता है RT। पाई का मान देखिए कितना है, तो पाई का मान है 0.0821, 0.0821, ये ऐसे आ गया। अब बट्टा R का मान है 0.0821, अगुना टेम्परेचर है 300 केल्विन, 300। अब बोलिए पाई का मान भी दिया है 0.0821 और टेम्परेचर दिया है 300 और R का मान हम जानते भी है 0.0821, तो इसको और इसको हम चाहें तो कैंसिल करा सकते हैं, तो आ जाएगा 1/300, ऐसे आ जाएगा। और जैसे ऐसे आएगा इसका मतलब ये, इसका 1 में 300 से भागा दोगे तो 0.00333 आ जाएगा। यानी आपका जो सही आंसर है हो जाएगा ये आंसर सही होगा। यहाँ ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, यह रहना चाहिए 0.003 मोलर, या 33 आगे निकलता जाएगा तो वही बात हो गया 3 मोलर। मोलरिटी मतलब बराएम, यानी कॉन्सेंट्रेशन है तो बराएम निकालने के लिए बोल रहा। ऐसे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे। और 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी आपने मापा है किस में, ATM में मापता है, ATM। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में ही ऑस्मोटिक प्रेशर को मापे जाते हैं। अभी आप जितना सारा सवाल देख रहे थे तो सवाल पढ़ के देखिए, ए सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ATM, इतना ATM है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका पिछला ही सवाल जाइएगा तो आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इतना ATM, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान इतना ATM दिया हुआ है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है, ATM है, ऐसा दिया हुआ है। 139 देख लिए, अब एक बार 140 देख लीजिए। 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है क्वेश्चन द
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट 17 डिग्री सेल्सियस। 12% का मतलब क्या हुआ? 12% का मतलब तो यही हुआ ना कि 100 ml के शरबत में 12 ग्राम शुगर होगा। 100 ml के शरबत में 12 ग्राम क्या होगा? शुगर होगा। तो बोलिए, मास आपको दिया है 12 ग्राम, 12 ग्राम मान लो। मोलर मास निकाल सकते हैं चीनी का? मोलर मास तो याद होना चाहिए, C12H22O11, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 12 बारह आ जाएगा 144, प्लस 1 को 22 से गुना करेंगे 22, प्लस 16 को 11 से गुना करेंगे तो 176, जोड़ जार के आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। बोलिए, मोल निकालने के लिए आप लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला है मोल का क्या? तो मास और बट्टा में क्या है? मोलर मास। अब बताइए, मास कितना है? 12 ग्राम बट्टा 342, ये मोलर मास, मोल निकल गया। बोलिए, 12% का मतलब 100 ml में 12 ग्राम, 100 ml, तो बोलिए वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml। तो यहाँ से वॉल्यूम हो गया 100 ml, यानी 1000 से भागा दोगे तो 0.1 लीटर हो गया। तो बोलिए, अब मोलारिटी अगर निकालना है, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर तो 12/342 अगुना वॉल्यूम नीचे में डाल देंगे। तो वॉल्यूम आप देख लीजिए ना कितना गया? 0.1, तो 0.1 कर दिया, इतना मोल बटा लीटर आ जाएगा। मोल और बट्टा लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। टेम्परेचर दिया है कितना? 17 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं ना टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 17 में आप 273 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 290 केल्विन आ जाएगा। बोले, लाइन समझ गए? अब बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पाई बराबर क्या जानते हैं? CRT। तो बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी। मोलारिटी मतलब 12/342 गुना 0.1। C, R का मान हो गया 0.0821 और टेम्परेचर हो गया आपका 290 केल्विन। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 8.35 ATM। 8.35 ATM। तो देखिए, सबसे पहले 12% बोला है, इसका मतलब 100 ml में 12 ग्राम, तो मास हो गया 12 ग्राम, और चीनी का मोलर मास होता है 342। तो मोल निकालने के लिए मास में मोलर मास से भागा दिया तो 12/342 हो गया। वॉल्यूम दिया है 100 ml, 100 ml का मतलब 1000 से भागा दीजिए तो लीटर में आएगा, तो 0.1 लीटर। अब मोलरिटी निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर, तो मोल आ जाएगा 12/342, 12/342, और बट्टा में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा? तो 0.1 लीटर, तो 0.1 लीटर डाल दिया। टेम्परेचर दिया 17 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर तो मुझे डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में चाहिए। तो 273 जोड़ करके टेम्परेचर को केल्विन में बदल लिया। अब पाई बराबर CRT लगा दिया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी मतलब 12/342 गुना 0.1। 0.1 यही वॉल्यूम है, इसी से मैंने भागा दिया, मोल में वॉल्यूम से भागा दिया तो मोलारिटी आया होगा। तो आ जाएगा 12/342 गुना 0.1, और R का मान दिया हुआ है 0.0821, और टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 290 केल्विन। इस तरह से इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 8.35 ATM। तो इस तरह से आप 130 से लेकर के 140 तक के सारे सवाल को आप चाहें तो आराम से ट्राई कर सकते हैं, और कहीं भी दिक्कतें आता है तो निश्चित रूप से आप ऑफलाइन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।